नियुक्तिकरण प्रक्रिया। तो सबसे पहला है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। ये जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि पहले इसमें यह जान लिया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। हर एक विभाग से पूछ लिया जाता है कि हर एक विभाग में कितने कर्मचारी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है भर्ती। इसमें भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करना तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। ठीक है, जब हमें कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लग जाता है कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, फिर हम भर्ती करते हैं। ठीक है, भर्ती में हम विभिन्न स्रोतों की खोज करते हैं कि किन स्रोतों से हम कर्मचारियों की भर्ती करें और फिर उनको संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अगला है चयन। इसके अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। यहाँ पर प्रार्थी की कुशलता और प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब हम भर्ती कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे कर्मचारियों को बुला लेते हैं, निमंत्रण दे देते हैं, तो जब बहुत सारे कर्मचारी भर्ती के लिए आ जाते हैं फिर उनका चयन किया जाता है और चयन में सबसे योग्य कर्मचारी को चुना जाता है कार्य करने के लिए। ठीक है, चयन करते समय प्रार्थी की कुशलता और उसकी प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रार्थी में कुशलता है नहीं है जिस कार्य को करने के लिए उसको चुना जा रहा है, और किस प्रकृति का है वो। ठीक है, संगठन की प्रकृति क्या है, चल पाएगा उसमें या नहीं चल पाएगा, इन चीजों का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये भर्ती है ये है सकारात्मक। ठीक है, और जो ये चयन है ये है नकारात्मक। ठीक है, क्यों चयन नकारात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे कर्मचारियों में से केवल योग्य कर्मचारियों, जो कि बहुत सा ज़्यादा नहीं होते, कुछ होते हैं, उनको ही लिया जाता है और बाकियों को वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नकारात्मक कहते हैं। लेकिन जो भर्ती है इसको सकारात्मक कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं इसको। सकारात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा जाता, यहाँ पर कर्मचारियों को बुलाया जाता है कि आओ हमारे संगठन में आओ। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, भर्ती को सकारात्मक और चयन को नकारात्मक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, जो भर्ती है वो सकारात्मक पद्धति है और जो चयन है वो नकारात्मक पद्धति है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। कार्य पर लगाने का अर्थ कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। ठीक है, कार्य पर लगाने का मतलब पता है कि कर्मचारी को उसके कार्य पर लगा दिया जाना। ठीक, और अभिविन्यास में कर्मचारी को उसकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, अभिविन्यास का मतलब कि जो कर्मचारी है, जो नया है, उसको उसके कार्य, जॉब से और उसको उसके संगठन से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, और अगला है प्रशिक्षण एवं विकास। ठीक है, इस चरण में कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनकी कुशलता एवं प्रभावपूर्णता में वृद्धि की जा सके। ठीक है, जब कर्मचारी को प्रशिक्षण और विकास की सुविधा प्रदान की जाती है तो उस समय उसकी कुशलता और प्रभावपूर्णता में वृद्धि के लिए की जाती है। मतलब कि अगर कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे उसका विकास होगा। ठीक है, जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी और उसकी प्रभावपूर्णता में वृद्धि होगी। प्रभावपूर्णता जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है कि प्रभावपूर्णता का मतलब जो भी कार्य हो समय पर होना चाहिए, और कुशलता का मतलब होता है कि जो भी कार्य हो वो न्यूनतम लागत पर होना चाहिए। आपको याद होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो खूबियां हैं वो कर्मचारी में लाने के लिए क्या किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जिससे कर्मचारी कुशल भी हो जाता है और प्रभावपूर्णता में भी वृद्धि हो जाती है उसके। तो अगला है प्रगति मूल्यांकन। इस चरण पर यह देखते हैं कि कौन सा कर्मचारी कितना योग्य है और इसके लिए सौंपे गए कार्य का निष्पादन किया जाता है। ठीक है, जब प्रशिक्षण दे दिया, ठीक है, उसकी कुशलता, प्रभावपूर्णता सब हो गई, बढ़ गई, अच्छी हो गई, उसके बाद फिर उसके देखते हैं कि कर्मचारी कितना योग्य है। उसके लिए उसको जो काम सौंपा गया होता है उसका कार्य निष्पादन किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि जो काम हमने उसको सौंपा है क्या उसने उसी प्रकार से किया है जैसे काम को होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इससे उसके योग्यता का पता चलता है। अगर उसने काम सही किया है तो मतलब वो सही योग्य है, अगर नहीं किया मतलब वो योग्य नहीं है। यहाँ पर इसकी योग्यता का पता लगाया जाता है कर्मचारी का। ठीक है,
अगला है पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन। पदोन्नति का आधार कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन, कार्यकुशलता आदि होते हैं। पदोन्नति में कर्मचारी को उसकी योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, पदोन्नति का मतलब कि एक पद को छोड़कर उससे उच्च पद पर नियुक्त करना। ठीक है, और ये कैसे होता है? इसके लिए कर्मचारी को अपने संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन और कार्यकुशलता में वृद्धि करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि कर्मचारी को उसकी पदोन्नति में क्या होती है, अवसर मिलता है उसको कि उसका पदोन्नति हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के आधार पर कर्मचारियों का पदोन्नति किया जाता है। ठीक है, जिससे कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और अभिप्रेरित भी होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। और अगला है क्षतिपूर्ति। इस चरण पर एक कर्मचारी द्वारा संगठन को दिए गए योगदान के लिए क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का अर्थ सभी प्रकार के वेतन तथा पुरस्कारों से है। वास्तव में यह जॉब की कीमत होती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, जो कि उसकी सैलरी हो सकती है, वेतन हो सकता है, पेंशन हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, जो भी उसको मिलता है वो क्षतिपूर्ति होता है। ठीक है, और ये क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है कि जब कर्मचारी को, जब वो रिटायर होने वाला होगा या जॉब पे अभी होगा, तो उसको कितनी मिलनी चाहिए, क्या देंगे उसको। ठीक है, वास्तव में जो क्षतिपूर्ति है ना, ये जॉब की कीमत होती है, एक तरीके की ये सैलरी होती है। जितने साल उसने संगठन में काम किया है, उस काम के लिए उसको क्या किया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है, जो कि वेतन और पुरस्कार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नियुक्तिकरण प्रक्रिया, जो कि यहाँ पर समाप्त हुई। ठीक है, तो अगर आपको इससे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी वीडियोस को मैं अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जो भी समस्या है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस स्टडी को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और अंत में एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।